अब तक शायद सभी लोगों को कोरोना वायरस के जो भी लक्षण है उसके बारे में पता चल गया होगा। मैंने आगे 2 वीडियो ऐसे बनाए हैं जिसमें मैंने कॉमन फ्लू और कोरोना वायरस के लक्षणों के बीच में क्या समानता है, क्या अंतर है वो भी बताया है। और दूसरे एक वीडियो में मैंने एलर्जी और कोरोना वायरस के बीच में क्या समानता है, क्या अंतर है वो भी बताया है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि किसी व्यक्ति की सूंघने की क्षमता यानी कि एबिलिटी ऑफ सेंस ऑफ स्मेल वो चली जाए या कम हो जाए, तो क्या यह कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस से जुड़ा हुआ है कि नहीं, यह सवाल के ऊपर आज हम बात करेंगे। देखिए, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में 2 टर्म्स है। एक है एनोस्मिया, जिसमें किसी भी व्यक्ति की सूंघने की क्षमता कंप्लीटली चली जाती है। दूसरी टर्म है हाइपोस्मिया, यानी कि व्यक्ति की जो सूंघने की क्षमता है वो कम हो जाती है। नेशनल हेल्थ सर्विस के जो मेडिकल डायरेक्टर है उन्होंने बताया कि जो भी वायरस का संक्रमण होता है वो सबसे ज्यादा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी कि श्वसन तंत्र का जो ऊपर का भाग है उसमें होता है, और कुछ लक्षण बहुत ही कॉमन होते हैं जैसे कि बुखार और बलगम वाली खांसी। लेकिन इसके अलावा भी कई लोगों में हाइपोस्मिया और एनोस्मिया यानी कि सूंघने की क्षमता कम हो जाना और सूंघने की क्षमता कंप्लीटली चली जाना, वैसे भी लक्षण दिखाई दिए थे। तो क्या कोरोना वायरस के लक्षण, कोरोना वायरस का संक्रमण और हाइपोस्मिया या एनोस्मिया के बीच में कोई कड़ी है कि नहीं? देखिए, वायरस के संक्रमण के अलावा भी हाइपोस्मिया और एनोस्मिया होने के पीछे बहुत सारे कारण जवाबदार होते हैं, जैसे कि एलर्जी और एलर्जिक अस्थमा, डायबिटीज होना, फिर पार्किंसन डिजीज, अल्जाइमर डिजीज, उम्र का बढ़ना, धूम्रपान ज्यादा करना, एंटीबायोटिक दवाइयों का ज्यादा उपयोग करना, नजल स्प्रे का ज्यादा उपयोग करना, नजल पॉलिप्स होना, एक्सेट्रा। देखिए, अगर आपको एनोस्मिया या हाइपोस्मिया के साथ साथ बलगम वाली खांसी या बुखार जैसा है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। लेकिन सिर्फ एनोस्मिया या फिर हाइपोस्मिया के चलते हम ऐसे नतीजे पर नहीं आ सकते कि किसी भी व्यक्ति को अगर ये दोनों में से कोई एक लक्षण दिखाई देता है तो उन्हें कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ होगा या हुआ है। प्रोफेसर कार्ल फिल्टॉप, जो कि एक स्मेल एक्सपर्ट है, उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस का जो वायरल शेडिंग टाइम है वो सबसे ज्यादा नाक में होता है, यानी कि कोरोना वायरस सबसे ज्यादा नाक में रुकता है। अभी नाक में जो भी अनप्रोटेक्टेड स्मेल रिसेप्टर है उन्हें कोरोना वायरस के चलते नुकसान होता है, तो सबसे पहले हाइपोस्मिया और उसके बाद एनोस्मिया होने की संभावना हो जाती है। तो शायद हाइपोस्मिया और एनोस्मिया को कोविड-19 के प्राथमिक लक्षणों में स्थान मिल जाए। यहां तक कि किंग्स कॉलेज लंदन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर यह भी दिखाया गया था कि एनोस्मिया या फिर हाइपोस्मिया कोविड-19 के प्राथमिक लक्षण हो सकते हैं। और यह आर्टिकल की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर से आप उसे जरूर पढ़ लीजिएगा। किंग्स कॉलेज के एनालिसिस पर प्रोफेसर कार्ल फिल्टॉप की कुछ अलग ही प्रतिक्रिया थी। उन्होंने बताया कि किंग्स कॉलेज का जो एनालिसिस है वो कोविड-19 सिम्टम ट्रैकर एप्लीकेशन से बनाया गया है। हालांकि जो भी उसके यूजर्स है उसमें से ज्यादातर लोग कोरोना से प्रभावित नहीं थे। इसके अलावा भी जो टाइम का डेटा है, जो सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स यानी कि जो लक्षणों की तीव्रता है उसका जो डेटा है वो इस एनालिसिस में नहीं था। तो क्या अगर आपकी सूंघने की क्षमता कम हो जाती है, सूंघने की क्षमता कंप्लीटली चली जाती है, तो क्या आपको चिंता करनी है कि नहीं? देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति की सूंघने की क्षमता अचानक से चली जाए तो थोड़ा डिस्टर्बिंग तो है, लेकिन हाइपोस्मिया और एनोस्मिया टेम्पररी होते हैं। साउथ कोरिया, यूएस, फ्रांस, इटली और ईरान, उनके जो कोविड-19 के मरीज थे उनमें से ज्यादातर मरीज को एनोस्मिया या फिर हाइपोस्मिया की प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन ज्यादातर मरीज माइल्ड इन्फेक्शन वाले थे और यह प्रॉब्लम यानी कि हाइपोस्मिया और एनोस्मिया की प्रॉब्लम टेम्पररी ही हुई थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाइपोस्मिया और एनोस्मिया की प्रॉब्लम आगे चलकर कोविड-19 के सिम्टम्स में तब्दील हो सकती है, उसके इन्फेक्शन में तब्दील हो सकती है। तो अगर किसी को हाइपोस्मिया और एनोस्मिया की प्रॉब्लम है तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, अभी तक हाइपोस्मिया और एनोस्मिया के बारे में कोई सरकार ने किसी भी चीज की जानकारी अभी तक नहीं दी है, लेकिन कुछ हेल्थ एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं कि अगर आपको हाइपोस्मिया की तकलीफ है, आपको एनोस्मिया की तकलीफ हो गई है, तो आपको देश हित में, दुनिया के हित में आपको आइसोलेटेड हो जाना है। और अगर आपको यह तकलीफ के साथ साथ बुखार, खांसी या स्नीजिंग जैसा यानी कि छींक जैसा महसूस होता है तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करना है
और अपने नजदीकी जो भी सरकार मान्य आरोग्य संस्था है उसका संपर्क करना है और जरूरत होने पर अपना इलाज भी स्टार्ट करवाना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। घर पे रहे, सतर्क रहे, स्वस्थ रहे।